हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20, चरक सूत्रस्थान, अध्याय 20, अथातो महारोग अध्यायम। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हों। एंड अगर आपको एमसीक्यूज़ के रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, बुक चाहिए ऑनलाइन, तो आप मुझे 9592460077 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 200 रुपये, जिसमें हम आपको चरक वॉल्यूम 1 के सभी स्थानों में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देंगे। उसका हमने एक पीडीएफ प्रिपेयर किया हुआ है, वो आपको पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ननात्मक विकारों का वर्णन दिया गया है इसमें। चत्वारो रोगा विकार भवन्ति, इसका मतलब क्या है? जो रोग है वो 4 तरह के हैं। 3 तो वात पित्त कफ एंड चौथा कौन सा है? आगंतुक। और प्रकृति भेद से रोग 2 प्रकार के होते हैं, निज आगंतुक। रोग अधिष्ठान भेद से रोग 2 प्रकार के होते हैं, मन और शारीरिक रोग। प्रकृति अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प भेद से रोग असंख्य माने गए हैं। आचार्य षाडंगर ने कायिक, अंतरा मतलब कि मानसिक, आगंतुक एंड स्वाभाविक, कायिक, मानसिक, आगंतुक, स्वाभाविक 4 रोग माने हैं। आगंतुक और निज रोग का क्या कारण है? असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञाप्रात एंड परिणाम। बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी जगह ये दिया हुआ है कि सभी रोगों का जो कारण है वो है असात्मीय, इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञाप्रात एंड परिणाम। इसके बाद आ जाता है कि जो आगंतुक रोग होते हैं उसमें वो शरीर को पहले कष्ट देते हैं, उसके बाद अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वात पित्त कफ तीनों दोषों को प्रकोपित करते हैं। पहले शरीर को कष्ट एंड देन दोष प्रकोपित होती है। जबकि निज रोगों में पहले दोष प्रकोपित होते हैं, बाद में वो शरीर को कष्ट देते हैं। इसमें एक श्लोक भी है, आगंतुक जगन्या, जगन्या मतलब कि पश्चात, आगंतुक जगन्या वात पित्त श्लेष्मणम वैषम्यम आपादयति। तो इतना श्लोक रख के भी पूछ सकते हैं कि जगन्यम वात पित्त श्लेष्मणम वैषम्यम आपादयति, ये किसके लिए कहा गया है? ये आगंतुक रोगों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोषों का क्या क्या स्थान है। देखिए, आचार्य चरक ने जैसा बताया है, वात का स्थान है पक्वाशय, पित्त का स्थान है आमाशय एंड कफ का स्थान है उरो विशेषण कफ स्थानम। ठीक है, उर जो है वो कफ का स्थान है। बट मैं आपको अलग अलग आचार्यों का थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। आचार्य चरक का मैंने बता दिया, वात पित्त कफ पक्वाशय आमाशय एंड उर स्थान। जबकि आचार्य काश्यप ने कफ का स्थान उर की जगह हृदय माना है, बाकी चरक वाला सेम है। एंड आचार्य वाग्भट ने पित्त का स्थान नाभि माना है, बाकी चरक वाला सेम है। और आचार्य सुश्रुत ने जो वात का स्थान है वो श्रोणी और गुद माना है, पित्त का स्थान है पक्व आमाशय मध्य, मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, और कफ का स्थान आमाशय माना है। ये अलग अलग आचार्यों का मत है। और जबकि आचार्य काश्यप ने वात का विशेष स्थान में अस्थि और मज्जा भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, उन्होंने वात का स्थान वैसे चरक वाला ही बताया पक्वाशय, बट विशेष स्थान में पक्वाशय के साथ अस्थि और मज्जा भी इंक्लूड किए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। चरक ने वात पित्त कफ पक्वाशय आमाशय और उरोस्थान, काश्यप का सेम है, बस कफ में हृदय रखा है, और वाग्भट का भी सेम है चरक के जैसे, बट पित्त का स्थान उन्होंने आमाशय की जगह नाभि रखा है। आचार्य सुश्रुत ने वात स्थान श्रोणी गुदा, पित्त स्थान पक्वाशय आमाशय के मध्य में, कफ स्थान आमाशय माना है। और आचार्य काश्यप ने एक और मत दिया है अपना। वैसे तो आचार्य काश्यप का आचार्य चरक का सेम है, एक्सेप्ट जो कफ है उन्होंने हृदय स्थान माना है, और पित्त जो है उन्होंने चरक का सेम माना है आमाशय, और वात जो है वो चरक वाला सेम माना है पक्वाशय। बट पित्त में उन्होंने एक चीज़ और कही है, जो आमाशय का अधो भाग है वो पित्त का है स्थान, और आमाशय का ऊर्ध्व भाग है वो कफ का स्थान है। उन्होंने मतलब कि आमाशय का ऊर्ध्व भाग भी कफ का स्थान माना है और हृदय भी कफ का स्थान माना है।
नेक्स्ट आ जाता है कि सर्व शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोष रहते हैं। अपने स्वाभाविक रूप में ये शुभ कर्म करते हैं और शरीर को उपचय करते हैं, मतलब बल वर्ण का प्रसादन करते हैं, और विकृत रूप में होते हैं तो अशुभ कर्म करते हैं और रोग की उत्पत्ति करते हैं। आचार्य ने यह भी बताया है कि जो तीनों दोष होते हैं ये सारे शरीर में रहते हैं कुछ अंशों में, लेकिन जहाँ पर इनका अंश सबसे ज़्यादा होता है उसी को इसका विशेष स्थान मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्थान मैंने अभी बताए हैं। वात का जो विशेष स्थान है पक्वाशय है, पित्त का आमाशय, कफ का उरोस्थान, इस तरह से। ननात्मज रोग जो है, ननात्मज विकार, सभी आचार्यों ने कितने माने हैं? सभी आचार्य मतलब कि चरक, काश्यप, वाग्भट, भावप्रकाश, वंगसेन, शारंधर, भेल, इन्होंने ननात्मज जो विकार है 140 माने हैं। ठीक है, 140, जिसमें वातज जो ननात्मज रोग है वो 80 है, पित्तज जो है 40 है, एंड कफज जो है 20 यानी कि 20। शारंधर ने ननात्मज रोग जो है वो 150 माने हैं 140 की जगह। उन्होंने 10 एक्स्ट्रा रक्तज ननात्मज विकार माने हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि तम कौन सा ननात्मज विकार है? वातज। जबकि तम प्रवेश अगर आ जाए तो वो पित्तज ननात्मज विकार है। और तमश्च अतिदर्शनम ये रक्तज रोग है। ठीक है, एंड इसके बाद है जो आगे जाके वातज ननात्मज विकारों का वर्णन किया गया है, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी वात से ही होते हैं। जैसे कि अर्धाव भेदक है, वो वात के साथ साथ कफ भी उसमें इंक्लूड होता है, तो ये वात कफज है। गृहदसी भी वात कफज है, बाधर्य भी वात कफज है। और ये तीनों मैंने स्पेसिफिकली आपको इसलिए बताए हैं कि अर्धाव भेदक, गृहदसी, बाधर्य, ये तीनों वात कफज है और ये सामान्य रोगों में भी आते हैं। कंडु वात ननात्मज विकार है और काठिन्य भी वातज ननात्मज विकार है। एंड बंध्यत्व यानी कि इनफर्टिलिटी है, षंडत्व मेल इनफर्टिलिटी, ये भी वातज ननात्मज विकार में आते हैं, ऐसा आचार्य काश्यप कहते हैं। ये सब आपको दोस्तों विमर्श में मिल जाएगा, बट आप अगर इसको सुन लेंगे लेक्चर को तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ये टाइम सेविंग हो जाएगा आपके लिए। जो गर्भनाश होता है वो भाव प्रकाश ने वातज ननात्मज में रखा है। और इसके बाद है कि जो क्षिप्र मूत्रता, ये भी वातज ननात्मज विकार है। ज्वर वातज ननात्मज विकार है, भेल ने कहा है। कटी ग्रह भी वातज ननात्मज विकार है, शार्ंगधर ने कहा है। कटी योनि गर्भाशय विकार जो होते हैं, कटी योनि गर्भाशय विकार, ये मतलब जो गायनेकोलॉजिकल है सभी वायु से ही रिलेटेड होते हैं, वातज ननात्मज विकार, ऐसा भेल कहते हैं। वात दोष की चिकित्सा अस्थापन अनुवासन वस्ती से करते हैं, जो ब्रीफ इन्होंने बताया है। वायु का कर्म और लक्षण, वायु के कर्म और लक्षण में क्या आता है? स्रंसन, संग, तोद, व्यथा, व्यास। अब संग क्या होता है? मल मूत्र का रुकना, वायु मल मूत्र को रोक देता है। स्रंस मतलब कि अपने स्थान से उन अंगों का थोड़ा हट जाना। ठीक है, थोड़ा सा वायु उन अंगों को अपने स्थान से हटा देता है, जैसे कि आप हर्निया वगैरह के केस में ले सकते हैं। और व्यास होता है कि अंगों का अपने स्थान से अधिक विस्तृत हो जाना, जितनी भी, जैसे स्प्लीनोमेगैली है, हिपैटोमेगैली है, तो ये वायु के कारण हो सकते हैं। जैसे कि व्यास जो है ये इसके कर्म में आता है, अंगों का अपने स्थान से अधिक विस्तृत हो जाना और ज़्यादा बड़ा हो जाना। इसके बाद इसके लक्षण में व्यथा, तोद वगैरह आते हैं। अच्छा, एक श्लोक है, वनस्पते मूले छिन्ने स्कंद शाखा कुसुम फल नियतो विनाशतद्वत्। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ काटने पर फल फूल शाखा नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वात का मूल काटने पर सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ये रेफरेंस में पूछा गया है। वनस्पति मूले छिन्ने, वनस्पति के मूल का छिन्न हो जाए तो जो स्कंद है, शाखा, कुसुम, फल, नियतो विनाश, इनका विनाश हो जाता है। उसी प्रकार वायु की जो मूल है वो काटने पर, मूल मतलब कि जड़ों का इलाज करने पर सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। पित्तज में क्या आता है? इसका जो लक्षण है, तृष्णा, तमय प्रवेश और त्वचा का विवरणता हो जाना, अंग गंध, तिक्त आस्यता, मुंह में जो तिक्त आस्यता होती है, कड़वापन आता है, तो ये पित्त के लक्षण हैं।
अच्छा, रक्त पित्त क्या है? रक्त पित्त जो है वो पित्तज ननात्मज विकार है एंड इसको सामान्यज विकार में भी काउंट किया गया है। तृप्ति, तृप्ति इज कफज ननात्मज विकार, अतृप्ति इज पित्तज ननात्मज विकार, ठीक है। एंड मुख शोष वातज ननात्मज विकार। तृष्णा, देखिए दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। मुख शोष जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मुख शोष जो है मुंह में ड्राइनेस आ जाना, तो मुख शोष वातज ननात्मज विकार है क्योंकि वायु का एक गुण रूक्षता भी है। तृष्णा मतलब प्यास लगना, दैट इज पित्तज ननात्मज विकार। एंड जीवादान इज पित्तज ननात्मज विकार, और जीवादान वमन और विरेचन के व्यापद में भी आ जाता है। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपकी रैंकिंग बनाते हैं। रक्त या किसी भी व्याधि में पाक हो, मतलब कि किसी भी व्याधि में ब्लीडिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, तो आप याद रख लेना कि वो पित्तज ननात्मज विकार है। ओश, संपूर्ण शरीर में स्वेद और बेचैनी और दाह होना। देखिए ओश, प्लोश, दाद, द्वथु, विधा, इसमें फ़र्क समझिए क्या है। इसमें कई बार क्वेश्चन रख के पूछ चुके हैं, स्पेशली प्लोश के रिलेटेड भी क्वेश्चन रख के पूछ चुके हैं कि प्लोश क्या है। वो एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं एक लाइन की, तो उसमें ऑप्शंस में रख देते हैं कि ओश है, प्लोश है, दा है, द्वतु है, विदा है। तो ओश क्या है? जब संपूर्ण शरीर में स्वेटिंग, स्वेद होता है, बेचैनी होती है और दाह होता है। बेचैनी, घबराहट होगी तो पसीने तो आएंगे ही, और दाह होता है, दैट इज़ ओश। प्लोश क्या है? किसी एक अंग को ज्वाला के साथ जला दिया जाए, दैट इज़ प्लोश। दाह क्या होता है? पूरे शरीर में जब जलन होती है। दफ्थु क्या होता है? जब इंद्रियों में जलन होती है। विधा क्या होता है? जब हाथ पैर में जलन होती है, ठीक है। दाह पूरे शरीर में, दफ्थु इंद्रियों में, एंड विधा हाथ पैर में। दाह पूरे शरीर में, विधा हाथ पैर में, ये आप याद रखिए। और इसके बाद है कि जो पित्तज जो लक्षण है उसमें जैसे मैंने आपको भी बताया था कि पाक होना, विस्रगंधी, कटु अम्ल रस, विदा होना, ये सब पित्तज में आ जाते हैं। और शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़कर बाकी सारे जो वर्ण हैं, हरित, नील, पीत, ये सब पित्तज में आ जाते हैं। और क्लेद की जहाँ तक बात है वो कफज लक्षण है, ठीक है। एंड कफज ननात्मज विकार कितने हैं? 20। तृप्ति, मुख मधुरता, हृदय उपलेप, ये सब आप गैस कर लेंगे। उदर्द, धमनी प्रतिचय, गलगंड, श्वेताभासता। शीत पित्त जो है माधव निदान ने वातज ननात्मज रोग में रखा है, एंड उदर्द जो है वो कफज ननात्मज रोग में रखा है। देखिए दोनों स्किन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शीत पित्त वातज में आ जाता है, उदर्द कफज में आ जाता है। ये तो था माधव निदान का मत। एक तो अलग अलग आचार्यों के मत इतने सारे हैं, उसको याद रखना मुश्किल है। इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो बार बार सुनिए और यूट्यूब पर सुनिए, ताकि हमारे चैनल की रेटिंग भी बढ़ जाए। षाडंगर जो है वो कहते हैं कि शीत पित्त जहाँ माधव निदान ने वातज में रखा है, उन्होंने पित्त वातज में रखा है, और उदर्द उन्होंने पित्त कफज में रखा है। उत्कोट उन्होंने कफ पित्तज में रखा है, ठीक है। एंड जो निद्रा अधिक है वो कफज है। अस्वप्न, इंसोम्निया जो है वो वातज में है। वायु की वृद्धि होने पर निद्रा नाश होती है। पित्त की वृद्धि होने पर निद्रा अल्प आती है। कफ की वृद्धि होने पर निद्रा अधिक आती है, ठीक है। स्थूल अंगता, ये कौन सा रोग है? स्थूल अंगता, इट इज़ बलासक, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाता है कुछ ऐसे रोग जो कि कॉमन है, जैसे कि कंडू है, शुक्ति है, मास्त्रयानी है। ये कफज ननात्मक रोग भी है और ये वायु ननात्मक रोग भी है। क्लेद, क्लेद पित्तज ननात्मक रोग में भी आ जाता है एंड कफज ननात्मक रोग में भी आ जाता है। आप कफज ननात्मक रोग तो गैस कर लेंगे क्लेद के केस में, लेकिन अगर पित्तज ननात्मक रोग भी ऑप्शन है तो वो भी करेक्ट होगा। कंडू, कंडू भी पित्त और पित्तज ननात्मक रोग और कफज ननात्मक रोग दोनों में आ जाता है। मातस्त्रय, ये जो मैंने आपको बताया है, मातस्त्रय जो कंडू, शुक्ति, ये कफज एंड वातज ननात्मक दोनों में आ जाता है। मातस्त्रय का मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्निग्धता, अकर्कशता। और जबकि मातस्त्रय को आचार्य सुश्रुत ने मानसिक व्याधि के अंतर्गत रखा है। एंड कुपित कफ की चिकित्सा क्या है? वमन। रोगम आदो परीक्षेत तंतु अंतरम औषधम, मतलब कि रोग की परीक्षा करके फिर औषध देनी चाहिए। ये रेफरेंस आ चुका है क्वेश्चन फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
एंड नेक्स्ट इज कि रोग, औषध, देश काल अनुसार औषध का प्रमाण का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं तभी चिकित्सा में वैद्य को सफलता मिल सकती है, जब रोग, औषध, देश काल के अनुसार औषध का प्रमाण का ज्ञान हो। और उसके बाद है जो आचार्य हारित है, इन्होंने 84 वातज व्याधियों का वर्णन किया है। एंड हिक्का, उरुस्तंभ, उदावर्त, ग्रैदसी ये वातज ननात्मज रोग में भी आ जाते हैं और सामान्य रोग में भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, HUUG, हिक्का, उरुस्तंभ, उदावर्त एंड ग्रैदसी। कामला और रक्त पित्त ये भी सामान्य रोग में आते हैं और पित्तज ननात्मज रोग में भी आते हैं। आप गैस कर ही लेंगे, कामला एंड रक्त पित्त। चर्मदल, वमथु ये दोनों पित्तज ननात्मज रोग में आते हैं आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग। बंध्याज, षंडत्व ये वायु ननात्मज रोग में है, ये मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। उरस्तंभ कफ प्रधान होता है, आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वात प्रधान होता है, जबकि आचार्य वाग्भट ने दोनों का ही मत लिया है कि वात और कफ दोनों प्रधान होते हैं उरुस्तंभ में। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 20, जो कि मैंने आपको 16 से 17 मिनट में करवा दिया है। एंड आप इसको रिपीटेडली सुनेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें सारा सिलेबस कवर किया है एंड साथ में ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, आप सारा चैप्टर तो पढ़ लेते हैं सेल्फ स्टडी में, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं या फिर कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में। तो वो चीज़ हम इसमें कवर करते हैं। अगर आप सारा चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी चैप्टर के साथ कवर हो जाए। आपको MCQs की प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और आपको अगर MCQs की प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बुक चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें मैसेज करिए। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में अपना नंबर भी बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ, 9592460077। आप इसमें मैसेज करिए। 200 रुपये में हम आपको PDF देंगे, जो कि बाज़ार में आपको 300-400 से कम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक कीप स्टडिंग। धन्यवाद।